अगर सीयूईटी पीजीएलएलबी 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और अभी तैयारी शुरू नहीं करी है और बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करके फिर भी तुम चाहते हो कि 220 से ज्यादा नंबर आ जाए और तुम डीयू या फिर बीएचयू पहुंच जाओ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लिटरल हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप एक अच्छा स्कोर करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जाम है कैसा, दिखता कैसा है, क्या चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो क्या बनता है, क्या तुम एलिजिबल हो। देखो यार, ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में, बीटेक कर रखा हो, इंजीनियरिंग कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीए बीकॉम कुछ भी, ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तुमने, एक यूजी कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तुम बिल्कुल एलिजिबल। लेकिन मिनिमम मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट है कि आप 50% एग्रीगेट मार्क्स लेकर आओ, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपके पास कैटेगरी है तो 45% मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखो, 45% अगर आप ओबीसी एनसीएल के हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो और एससी एसटी हो, मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात बनती है दैट इज नो अपर एज लिमिट। कोई एज लिमिट नहीं है। तो भैया अगर अभी कोई भी एज हो गई हो आपकी या फिर आप छोटे, आपको ऐसा लगता है कि भैया मैं तो सेकंड ईयर में ही हूँ अभी, ठीक है, मैं 20 साल का हूँ या फिर मैं 30 साल का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एज की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो तो इस वीडियो को अब आगे देखो, क्योंकि अब हम पहले एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिस पेपर को आप देने जा रहे हो वो पेपर दिखता कैसा है। तो देखो, सबसे पहले ना, ये एक ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बेसिकली एनटीए का टेस्ट सेंटर होता है, टीसीएस में वो पेपर कराते हैं। आप जाते हो, टेस्ट सेंटर के अंदर जाते हो तो आपके पास वेरिफिकेशन वगैरह होता है और आपको पेन और एक पेपर दिया जाता है रफ वर्क करने के लिए, लेकिन आंसर आपको कंप्यूटर में पढ़ के कंप्यूटर में ही मार्क करना। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन 90 मिनट की है और 75 सवाल पूछे जाते हैं आपसे। 75 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट के अंदर करने हैं। उसके अंदर भी अगर मैं तुम्हें बता दूं तो यहाँ पे कॉन्ट्स जैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे रीजनिंग है। तो जब कॉन्स और रीजनिंग जहां पे आ जाते हैं ना, वहां पे टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है, लेकिन उसको कैसे डील करना है वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद 300 नंबर का पेपर है, यानी कि 4 नंबर मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो, और आप अगर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते हो, किसी भी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते तो 0 मार्क्स आपको रिवॉर्ड किया जाएंगे, यानी कि कुछ नहीं रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात सिलेबस की, तो मैं सिलेबस के लिए ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक होगा, जहाँ पे मैंने लिटरल डिटेल में सिलेबस को डिस्क्राइब कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, साथ ही साथ वहाँ पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस भी कर रखा है। तो तुम्हें सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। बट उस वीडियो को देखने से पहले यहाँ पूरा कंप्लीट कर। देखो यार, तुम्हें पता है कि डीयू के अंदर 3 कॉलेज हैं, सीएलसी, एलसी1, एलसी2, जिसके अंदर 2888 सीट होते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, बट यहाँ पे मैंने 250 प्लस सीट ली है। तुम बीएचयू की बात करोगे तो यहाँ पे 300 सीट्स के आसपास है। तो यहाँ पे ना तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, 3000 से ज्यादा सीट्स है तुम्हारे पास, 3 हजार 31-32 के आसपास तुम्हारे पास सीट्स है। और जब इतनी सीट्स होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और खास करके डीयू जैसे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, बीएचयू जैसे एडमिशन हो जाता है, तो फिर वो आपका लहले पे दहला हो जाता है, बिकॉज आप एक लॉ डिग्री कर रहे हो और वो भी टॉप यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कॉम्पिटिशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसके लिए ना आपको 210 प्लस मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 220 प्लस मार्क्स चाहिए। हमें रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो। और हमें कंपटीशन इसी हिसाब से रखना है कि हम जनरल कैटेगरी के हैं और उसी में हमारा एडमिशन हो जाए, हमें ना जरूरत पड़े किसी भी चीज की, हम ऐसे एडमिशन ले लेंगे, इतने मार्क्स तो रखने हैं तुम, ठीक है। यानी कि 220 प्लस मार्क्स किस तरीके से आएंगे वो देखते हैं अब हम लोग। देखो यार, पूरी एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे हवे में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक लंबा रेस है और इस लंबे रेस के अंदर अगर आगे निकलना है तो वहां पे स्ट्रेटजी लगेगी। क्या स्ट्रेटजी है, ध्यान से देखो, समझो इस चीज को कि देखो, पहले तुम्हें फाउंडेशन की बिल्डिंग करनी पड़ेगी। 2 महीने एकदम लग के पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर्स को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो तुम आगे बढ़ के एक आध सवाल निपटा भी दोगे, कर भी लोगे एक आध सवाल, लेकिन पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो, अगर
120 130 नंबर लाने होते तो मैं कह देता कि फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सवाल लगाओ, हो जाएगा पेपर। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें 200 नंबर क्रॉस करना है, 220 230 250 नंबर स्कोर करना है, तो भैया फाउंडेशन तो करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इंग्लिश एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके, इन सबको डेली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब डेली पढ़ने के लिए अपनी अपने हिसाब से तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं जैसे एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास, लेट्स अज्यूम मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, तो मेरे पास शाम के 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए। अब शाम के 4 घंटे मैं इस तरीके से पढ़ूंगा कि ठीक है मेरी क्वांट्स ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वांट से पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी क्वांट्स ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वांट्स को मैं अल्टरनेट डेज पे करूंगा कंप्यूटर के साथ, ठीक है। बाकी 3 सब्जेक्ट जो बचे उनको मैं रेगुलर करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ तो रेगुलर करना पड़ेगा। सुबह 40 मिनट की न्यूज़पेपर रीडिंग कर ली, करंट अफेयर के नोट्स बना लिए, क्योंकि देखो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से एडमिशन छूटते हैं और एडमिशन होते हैं, तो इसीलिए हमें करंट अफेयर्स भी नहीं छोड़ने। सुबह सुबह उठे, 40 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा या फिर वीडियो देख ली, ठीक है, नोट्स बना लिए, पूरे दिन का न्यूज़पेपर वाला काम हो गया, करंट अफेयर्स का काम हो गया। उससे थोड़ी सी जीके भी आ जाती है, तो स्टैटिक जीके में भी हल्का फुल्का काम हो चुका है तुम्हारा। उसके बाद शाम के टाइम पे इंग्लिश से शुरू करेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे तुम शुरू करो। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, एक या तो इंग्लिश पढ़ो या तो हिंदी पढ़ो। उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद कंप्यूटर है या फिर जीके है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिए। तो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एक प्लान के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये जरूर देखना कि यार एक डायग्नोस्टिक मॉक लास्ट में दे ही देना। ये देखो 2 महीना हो गया है पढ़ते हुए, एक मॉक दे के देखते हैं कि कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि फाउंडेशन के बाद तुम कितने नंबर स्कोर कर रहे हो, और उसके बाद जब तुम स्प्रिंट सीरीज लगाते हो, तुम फास्ट रिवीजन करते हो, फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्सेज करते हो, उसके बाद तुम कितना स्कोर कर रहे हो, तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि तुम्हारी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं, इस तरीके से। सेकंड जो फेज आने वाला है वो बिल्डअप और इंटीग्रेशन का फेज है। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन मतलब ये हुआ कि जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उस लेवल के क्वेश्चन पेपर से मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करूंगा और बिल्डअप करके एक बढ़िया से मॉक्स की तैयारी करूंगा, ताकि मैं मॉक्स में पहले अच्छा स्कोर करूं, क्योंकि भैया मॉक में पहले अच्छा स्कोर करोगे तभी जाके पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, लीगल, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लिया हमने, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, और देखो सेक्शनल टेस्ट तुम वीकली स्टार्ट कर सकते हो, भैया एक इंग्लिश का दे दिया, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कोई फायदा नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। उसी तरीके क्वांट्स है, उसी तरीके से लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के सेक्शनल मॉक लगाते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। कंप्यूटर को बार बार रिवाइज करते रहो, है ना। करंट अफेयर्स को पूरे हफ्ते किया, पूरे महीने किया, तो एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है वो देख लो, ठीक है। इसी चैनल पे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, पेड भी है, तुम दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। और दोनों का जब मिश्रण तैयार होगा ना जो, ठीक है, तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज से भी उठाए हैं, पेड से भी उठाए हैं, और जब तुम तैयारी करोगे तो जैसे अर्चिता ग्रोवर के इस बार 300 में से 300 आए थे, तुम्हारे भी आ सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कोई भी बच्चा कर सकता है, इट इज जस्ट दैट मेहनत करना आना चाहिए, ठीक है। दिसंबर तक 2-3 फुल मॉक दे ही दो, ठीक है। एक लॉग एरर बनाओ, मतलब एरर लॉग बनाओ, मतलब बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे शॉर्टकमिंग्स क्या है, तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है, तुम किस जगह पे जाके डिविएट कर जाते हो अपने सिलेबस, किस जगह पे जाके तुम जो प्लानिंग करते हो वो मिस हो जा रहा है, वो सब कुछ तुम्हें पता होगा ना, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट इतना पता रहेगा, अच्छा मुझे ये स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये मेरा पोटेंशियल है, मैं यहाँ से चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ, मेरे को 2 नंबर एक्स्ट्रा लाने मैं इस जगह से ला सकता हूँ, मुझे 30 नंबर एक्स्ट्रा लाने मैं इस जगह से ला सकता हूँ, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। कंप्यूटर के बेसिक्स को यार बार बार पूरा पूरा रिवाइज करो, दिसंबर तक एटलीस्ट एक बार तो हो ही जाना चाहिए, मतलब एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, ताकि तुम जनवरी और फरवरी के महीने में एक आध बार और रिवाइज कर लो और अच्छे से कंप्लीट कर सको, ठीक है। उसके बाद आता है मॉक हैवी रिवीजन। देखो मॉक हैवी रिवीजन का मतलब समझो, मॉक हैवी रिवीजन का सिंपल एक मतलब होता है कि तुम, एक स्टेप होता है, ठीक है, क्या कहता हूं मैं उसको, मैं कहता हूं टेस्ट, फिक्स एंड रिपीट। तो रिपीट को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, टेस्ट, फिक्स एंड रिपीट। बेसिकली टेस्ट फिक्स मतलब क्या हुआ, टेस्ट और फिक्स का मतलब ये हुआ कि भैया पहले अपने आप को तुम टेस्ट करो कि यार तुम्हें क्या चीज़ें आती हैं, डू यू इवन नो द थिंग्स, ठीक है। मॉक दिया, कुछ नंबर आए, टेस्ट कर लिया, कुछ गलतियां निकल के आई, उसको फिक्स किया, फिर वापस से यही साइकिल रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। तो ये चीज़ जब तुम करने लग जाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ तुम्हारे हर मॉक में
तुम्हें दिखेगा कि नंबर बढ़ रहा है, 2, 4, कभी 10, कभी 15, ठीक है। और तुम कहाँ शुरू करोगे, 150 से हो सकता है तुम शुरू करो, 120 से शुरू करो, वो बढ़ बढ़ के 230, 240 क्रॉस हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करो पूरे के पूरे जीके के नोट्स को, क्योंकि देखो जीके बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है, उनको तुम्हें कंसोलिडेट करना पड़ेगा ताकि तुम फरवरी के महीने में रिवीजन कर सको, ना कि तुम नोट्स कलेक्शन पे काम करो। तो वहां पे जनवरी के महीने में तुम उन सारे नोट्स को कंसोलिडेट कर लो। जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तब तक तुम्हारा नोट्स कंसोलिडेशन भी हो जाना चाहिए। तुम्हारे पास हर एक चीज है, रिसोर्सेज है, तुमने पढ़ लिया, तुम्हारे दिमाग में चीजें, तुम्हारे पास रिवीजन के लिए चीजें। लास्ट में तुम भाग नहीं रहे हो इधर उधर कि पीडीएफ मिल जाए कहीं से हो जाए रिवाइज, कोई वन शॉट ले ले हो जाए। नहीं, तुम्हारे पास अपनी चीज है, अपना आर्सनल है, ठीक है। एरर लॉग को रिव्यू करते रहो, 2 फुल लेंथ मॉक तो हर हफ्ते दे ही दिया करो इसके बाद, ठीक है, जनवरी के महीने में। फोकस ओनली ऑन वीक टॉपिक्स। देखो वीक टॉपिक्स पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि अभी टाइम है इंप्रूवमेंट का, 2 महीना बचा है अभी, तो अभी इंप्रूव कर सकते हैं। और क्विक रिवीजन करना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर रिवाइज करते रहो, क्योंकि कंप्यूटर एक हमें लगता है कि यार एक बार पढ़ लिया ना हो गया, लेकिन 3 महीने बाद वापस से सारी चीजें गुल हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है हमें रिवाइज करते रहे। आगे चलते, नो न्यू टॉपिक, रिवीजन ओनली, क्योंकि अब तुम आ गए हो फरवरी के महीने में, और अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में तुम्हारा पेपर होने वाला है। तो इसी वजह से कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। वीक 1 और 2 अल्टरनेट डे पे मॉक डालो, ठीक है। वीक 3 में फुल मॉक डालो, एग्जैक्ट टाइम स्लॉट के साथ, एग्जैक्ट कंडीशन के साथ। अब ये नहीं कि आराम से भैया एसी में बैठ के मॉक दे रहे, नहीं, गर्मी का मौसम आने लग जाएगा, ठीक है, फरवरी अंत होगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या यूपी, ये वाले एरिया में हल्का फुल्की गर्मी लगने लग जाएगी, डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वही पंखे के नीचे बैठ के मॉक देना है ना। कोई परेशान भी करे तो डिस्टर्ब करने के बावजूद भी डिस्टर्ब नहीं होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी है। अपना वही यार, अपनी थोड़ी सी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखो ये ऐसा पेपर है ना, सीयूटी पीजीएलएलबी, ये साल में एक बार होता है। अब डिफेंस के पेपर 2 बार होते हैं साल में, तो कोई बच्चे का खराब भी हो जाता है तो वो 6 महीने बाद उसको इंप्रूव कर देता है। लेकिन सीयूटी पीजीएलएलबी पेपर जो है वो एक बार होता है। अब सीयूटी पीजीएलएलबी का पेपर एक बार होने के कारण क्या होता है कि वही 90 मिनट, जिंदगी के तुम्हारे 90 मिनट पूरा साल डिसाइड करेंगे कि तुम इस साल क्या करोगे। अब उसके लिए तुम्हें पहले से ही चीज़ों को प्रिपेयर करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से। क्योंकि वो 90 मिनट में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तुम एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर वो 90 मिनट नहीं कर पाए तो ड्रॉप लेने की भी नौबत आ सकती है, या फिर हो सकता है ये सपना छोड़ना पड़ जाए। किसी किसी का तो सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है। तो गो फुल इन, ऑल इन, जितना है झोंक दो अपने आप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें बताया कि फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब तो जीत है, जीत 2.0 भी आ चुका है। तो मैं तुम्हें ये अभी सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि यार देखो, रैंडम प्रिपरेशन से तो कुछ नहीं होने वाला। नोट्स, प्रीमियम मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, हर एक चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे इनरोल कर सकते हो बैचेस के अंदर। हमारा बहुत सारे बैचेस हैं। ये लॉम हाईपैक प्रो है, ये ऐसी बैच है जिसके अंदर बुक्स मिलती हैं, आपको घर पे डिलीवर होती है। ये बैच है हमारे पास, ठीक है, लॉ महापैक, जहाँ पे बुक्स घर पे नहीं डिलीवर होती, ई बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है, और सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ ये लाइव बैच भी है, जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ एक बैच का एक्सेस मिलता है, ठीक है। 2-3 हज़ार का फर्क है तीनों बैचेस में। लेकिन मैं तुम्हें ये बात जरूर बोलूंगा यार, ठीक है, कि रैंडम प्रिपरेशन करने से अच्छा एक बार थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, ठीक है, बहुत ऐसा अमाउंट भी नहीं है कि तुम ना इन्वेस्ट कर पाओ और ना तुम अफोर्ड कर पाओ, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके उस कॉलेज में पहुंच जाओ जिस कॉलेज में दुनिया पहुंचने के सपने देखती है। अगर तुम बैचेस के अंदर इनरोल कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अगर कोड यूज कर लोगे अतुल 40, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। हाँ, तुम यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो अगर तुम्हें मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय अतुल सर @47, इसको तुम ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ्स वगैरह तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है, तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, तुम्हें अपडेट्स मिल जाते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड